आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत इस वक्त लाइव है। मैं ग्रुप कैप्टन, वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और जियो पॉलिटिक्स में एक रिसर्चर के तौर पे। और लगातार न सिर्फ ये कि एमएमसी बल्कि बड़े इंटरनेशनल चैनलों पे आप जाते हैं और बहुत बेबाकी से बात करते हैं एक एक्सपर्ट के तौर पे। और आपकी बात जो है वो पसंद की जाती है और उस पे एतमाद किया जाता है। मैं बहुत-बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और सबसे पहला यही हमारे ग्रुप कैप्टन साहब की क्या लग रहा है? देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे अभी जो खबर आ रही कि अमेरिका ने 13 मुल्कों को रोक लिया कि आप वहाँ मत जाइए। लेकिन क्या मुल्कों को जाने से रोकने से क्या लग रहा है इनके गुनाह छिप जाएँगे? और अमेरिका जो है वो जो अपने आप को सुपर पावर बिल्कुल बनाए रखना चाहता है, क्या उसमें कोई कामयाबी मिलेगी? कैप्टन साहब कैसे देख रहे हैं इसमें, जो पूरा इस वक़्त ईरान का सिनेरियो है? जी हाँ, डॉक्टर रिज़वी हो ये रहा है कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया के देश जो हैं वो अयातोल्ला अली ख़ामेनी के आखिरी जर्नी में ना जाएँ। जब उनका जनाज़ा निकल रहा है या जब उनको सुपुर्द खाक किया जा रहा है तो ना जाएँ। ऐसा करके अमेरिका सोच रहा है कि वह अपनी जो गलतियाँ हैं या अपनी जो चालाकी भरी शरारतें हैं, उस पर कुछ हद तक पर्दा डालने में कामयाब हो जाएगा। अमेरिका को ये भी डर है कि दुनिया भर के देश जो उनके लीडरान ईरान में जा रहे हैं, कई देशों से तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किंग्स, सुल्तान गए हैं। तो अमेरिका को लग रहा है कि दुनिया के ये देश जो हैं ईरान के और नज़दीक आ जाएँगे क्योंकि ईरान जाने पर उनको वो ज़मीनी हकीकत का पता लगेगा कि असल में क्या हुआ, कैसे अमेरिका ने और इज़राइल ने गुस्ताखी की और कैसे ईरान के लोग आज मजबूती से एक साथ खड़े हैं। और अगर भविष्य में कभी इज़राइल ने और अमेरिका ने फिर से बमबारी करने की ज़रूरत की तो ईरान के लोग एक साथ खड़े हैं और जवाब देंगे। डॉक्टर रिज़वी उन्होंने जो ये अलग-अलग देशों को कन्विंस कर लिया कि मत भेजो, ये अमेरिका की जो नेगेटिव डिप्लोमेसी है उसका एक हिस्सा है। ऐसा वह पहले भी करते रहे हैं। हम याद कर सकते हैं सद्दाम हुसैन का ज़माना, जब सद्दाम हुसैन के साथ भारत के काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। लेकिन उन्होंने भारत पर दबाव डाला कि भारत आस्ते-आस्ते इराक से यानी सद्दाम हुसैन से दूर हो जाए। हम ईरान से बड़ी तादाद में कच्चा तेल भी आयात करते थे। ईरान का कच्चा तेल बढ़िया क्वालिटी का होता था और सस्ता होता था और टेक्निकली हमें सूट करता था। लेकिन अमेरिका ने हमें सद्दाम हुसैन से दूर खींच लिया। इस तरह की नेगेटिव डिप्लोमेसी अमेरिका हमेशा करता रहा है। छोटे देशों को इन्फ्लुएंस करना बड़ा आसान है क्योंकि छोटे देश हैं वो अमेरिका की खैरात पे ज़िंदा रहते हैं। कई छोटे-छोटे देश ऐसे हैं जहाँ की डायनेस्टिक रूल है, यानी एक फैमिली का रूल है। उनको मालूम है कि अगर उनके परिवार का वंश आगे बतौर राजा और प्रिंस आगे चलाना है, तो अमेरिका ही ऐसा करवा सकता है। तो ये एक नेगेटिव डिप्लोमेसी का हिस्सा है अमेरिका का। जी। बिल्कुल। और ये इनको लग रहा है कि इस तरह से बात बन जाएगी। लेकिन कैप्टन साहब जिस तरह से जीसीसी में अगर देखें तो ओमान वहाँ पहुँच गया, सऊदी अरब पहुँच गया, कतर का डेलीगेशन और थोड़ा-सा अगर बढ़ाएँ तो टर्की भी पहुँच गया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक जो है वो पहुँच रहे हैं। तो ये तो घबराहट बढ़ रही है। जो प्लान था इजराइल और अमेरिका का, वो प्लान तो फेल कर दिया ईरान ने अगर देखा जाए तो। जी हाँ, देखिए जो मुस्लिम देश वहाँ पहुँच रहे हैं शिया देश जितने भी हैं या जहाँ भी थोड़े बहुत शिया रहते हैं, सब देशों से रिप्रेजेंटेटिव गए हुए हैं। सुन्नी देशों ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या ऐसा करके अब तेहरान में जब सब लोग आपस मिलेंगे, भविष्य में दुनिया भर के मुस्लिम देश 56 या 57 देश हैं जहाँ मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है। क्या वो एक साथ आने के लिए फिर से एक सोच-विचार करेंगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए।
दुनिया भर के जो मुस्लिम देश हैं, उनमें जो आपसी रंजिश है या कई जगह पे एक कॉम्पिटिशन की भावना है, वो उसको पीछे छोड़कर आपसी मेल-जोल को बढ़ाएँ। लीडरशिप रोल अख्तियार करना चाहिए तुर्की को, सऊदी को, इंडोनेशिया बहुत बड़ा मुस्लिम देश है, पाकिस्तान भी है और जो छोटे-छोटे मुल्क हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लाना चाहिए। बांग्लादेश है, मालदीव्स है, ब्रुनेई है, बहुत छोटा-सा देश है लेकिन महत्वपूर्ण देश है। इससे होगा क्या? मुस्लिम देशों में किसी देश में आप देखिए ख़ासियत क्या है, कच्चा तेल ज़्यादा है। किसी मुस्लिम देश में ख़ासियत क्या है कि डॉलर्स बेशुमार हैं। किसी मुस्लिम देश में ख़ासियत क्या है कि वहाँ पढ़ाई-लिखाई किए हुए बच्चे ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, इंजीनियर्स ज़्यादा हैं। कोई-कोई मुस्लिम देश हैं जहाँ खुदा ने उनको ज़मीन के नीचे कच्चा जो मिनरल्स होते हैं, अलग-अलग तरह के वो दिए हुए हैं। कुछ मुस्लिम देश ऐसे हैं जिनकी ज्योग्राफिक लोकेशन बहुत शानदार है। तो ये अपनी-अपनी खूबियों को बाँट सकते हैं आपस में एक-दूसरे के साथ जिससे कि सब लोग मिल-जुल कर आगे बढ़ें। हाँ, पश्चिमी मीडिया क्या करता है तुरंत इस तरह की जो मेल-जोल है मुस्लिम देशों के बीच में उसको गुटबाजी का नाम दे देता है। ऐसे पश्चिमी मीडिया पेंटिंग कर देता है कि ये सारे मुस्लिम देश जो हैं ये शायद यूरोप या अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे मुस्लिम देश अगर मिल-जुल के साथ आ रहे हैं शायद क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस नेगेटिव प्रोपेगेंडा को भी हमें अ काउंटर करना पड़ेगा। देखिए चीन वेलकम कर रहा है, भारत भी वेलकम कर रहा है। भारत में तो सदियों से शिया और सुन्नी बड़ी तादाद में रहे हैं। हमारे यहाँ शिया लोग जो हैं उनको बड़े रिस्पेक्ट से देखा जाता है। अ, बड़े-बड़े स्कॉलर्स सुन्नी स्कॉलर्स हैं इंडिया में, बड़े-बड़े स्कॉलर्स डिप्लोमेट्स अ, अभी आजकल के ज़माने में डॉक्टरेट्स, पीएचडीज़ शिया और सुन्नी हैं भारत में। तो सब मिलके सोसाइटी को, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश में एक साथ कंधे से कंधा लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि पॉज़िटिव इमेज जाएगा। देखिए क्रिश्चियंस को क्यों डरना है मुस्लिम्स से? चीन में तो वो डरते नहीं हैं। चीन में कहते हैं मुस्लिम्स भी हमारे साथ हैं। भारत में भी हम हमेशा हिस्टोरिकली मुस्लिम्स भाई हमारे साथ में ही रहे हैं। मैं तो आज भी बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि चाहे 1757 का पलासी का लड़ाई हो या 1857 का गदर हो, जिसमें मुस्लिम रूलर्स जो थे, किंग्स, जमींदार सब सामने आके एक तरीके से सबने अपनी कुर्बानियाँ दी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में। तो हमारा एक शेयर्ड हिस्ट्री है, आपस में प्यार-मोहब्बत से रहने का। जो लोग रंजिश पैदा करते हैं मुस्लिम देशों के बीच में और दूसरे देशों के बीच में, उनका नेगेटिव एजेंडा कायम होने से हमें रोकना है। जी। बिल्कुल सही है। और देखिए हिंदुस्तान का तो एक अलग मिजाज है। हिंदुस्तान ज़ालिम नहीं है, हिंदुस्तान हमलावर नहीं है। हिंदुस्तानी लोग जो है वो हमेशा अमन पसंद रहे हैं और हमेशा डिफेंस की तालीम अगर कहीं से दी गई है तो वो सरज़मीन हिंदुस्तान है। यहाँ पे हमेशा, और इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमें सरज़मीन हिंद से जन्नत की खुशबू आ रही है। आप समझ रहे हैं, जन्नत की खुशबू। ये बहुत बड़ी बात थी और किसी आम शख्स नहीं बल्कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जब करबला में इमाम हुसैन को यजीदी लश्कर ने घेरा तो आपने कहा अच्छा हमें हिंदुस्तान चले जाने दो। अगर आपको लग रहा है कि हमसे कोई डर है तो हम हिंदुस्तान चले जाएँगे। तो ये ज़मीन आज की नहीं, और इससे पहले का भी इतिहास अगर देखें तो कम से कम मैंने जितना पढ़ा है, उसमें कहीं मैंने नहीं देखा कि हिंदुस्तान के लोगों ने कहीं जाकर के हमला किया हो, किसी पे कब्जा किया हो, किसी को बिला वजह मारा हो। तो जो हमारे यहाँ 2 जंगें, जो बड़ी जंगें दिखाई जाती हैं, वो भी डिफेंस में अगर देखा जाए, वो जंगें कोई ऐसा नहीं है कि वो, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया जो है इस चीज़ को
देख रहे हैं। और आज भी आप देखिए कि दुनिया में हमारा वही दबदबा है, वही सिलसिला है कि हम जालिमीन में से नहीं है, हम जालिमीन में से नहीं है, बल्कि हम जो है, जो कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, वो हमारा नारा आज भी वासुदेव कुटुंबकम, वो नारा। तो ये हमारी अपनी हिंदुस्तान की पहचान। लेकिन कैप्टन साहब, ये हिंदुस्तान की पहचान है। हिंदुस्तान से भी डेलीगेशन गया, अमेरिका लाख का है, इसराइल लाख का है, लेकिन हिंदुस्तान ने फिर एक बार एक ये कहीं ना कहीं साबित किया कि भाई हमारा स्टैंड जो है वो है, हम जाएंगे। अब ये जो जा रहे हैं मुल्क, इसको इसराइल और अमेरिका ये मान रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ आवाज है। क्या ये सोचना बचकाना नहीं है कैप्टन साहब? अरे भाई जा रहे हैं, उनके अपने रिलेशन है, उनके अपने ताल्लुकात हैं। अब जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि तुम पे तो सवाल उठेंगे कि भाई तुमने क्यों हमला किया, क्यों मारा उनको, ये तो बात होगी। हाँ, डॉक्टर रिजवी, होता ऐसे है डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में कि जैसे हिंदुस्तान ने एक डेलीगेशन वहाँ भेजा है, तो इसकी तैयारियां तो पिछले 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने से चल रही थी। कयास ये भी लगाया जा रहा था कि शायद हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर भी जा सकते हैं। तो जब भी ऐसी डेवलपमेंट होती है, तो जितने दुनिया भर के तमाम दोस्त मुल्क हैं, उनके साथ भी सलाह-मशवरा की जाती है। और जो हमारे मित्र देश हैं, अब मित्र देशों में मैं रशिया का नाम ले लेता हूँ, अमेरिका का नाम ले, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सबको पैरेलली 1 महीने पहले, 15 दिन पहले से ही बता देते हैं कि हमारा इस तरह से डेलीगेशन जा रहा है। तो अमेरिका को समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का और ईरान का एक खास संबंध रहा है, हजारों साल से, सदियों से, और अब आज़ादी के बाद 1947 के बाद से। अ, 1979 में जब वहाँ इरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, तो काफ़ी सारे देश दुनिया के, उन्होंने अमेरिका के दबाव में आके ईरान से अपना नाता तोड़ लिया था, या कम से कम मुँह तो फेर ही लिया था। लेकिन भारत में जो भी सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, अभी हमारी जो प्रेज़ेंट सरकार है, हमने 1979 के बाद हमेशा से, और 2014 के बाद भी बड़ी मजबूती से ईरान के साथ हमारी जो डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, ट्रेड, टेक्नोलॉजी संबंध थे, मजबूती से रखा हुआ है। और डॉक्टर जी, खुशी की बात ये है कि भविष्य में भी अ, पूरा अंदेशा है, पूरा उम्मीद है कि भारत और ईरान के बीच में जो रिलेशंस होंगे और ज़्यादा मजबूत होंगे। हम चाहते हैं कि ईरान से ज़्यादा बच्चे इंडिया में पढ़ाई-लिखाई के लिए आएँ। हम चाहते हैं कि ईरान से ज़्यादा तादाद में लोग भारत में मेडिकल टूरिज़्म के लिए आएँ। हम ये भी चाहते हैं कि ईरान में चबहार पोर्ट में जो काम चल रहा है, भारत फिर से उसको जाके शुरू करे। सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि ईरान के चबहार से जो एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनेगा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के द्वारा रशिया तक चला जाएगा। तो उसमें भारत ईरान में ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेगा, वरन हमारी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हम दे सकते हैं। इंडियन रेलवेज़ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हम रेगिस्तान से, पहाड़ों से, बर्फ की चोटियों से ट्रेन लाइन बिछा चुके हैं, और अब हमारी जो ट्रेन्स हैं, उनकी टेक्निकल गुणवत्ता जो है, वो दुनिया के बेहतरीन ट्रेनों से मुकाबला करती है। तो ईरान का एक लॉन्ग टाइम स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि तेहरान से नॉर्थ में एक लाइन चलेगी, जो कि फाइनली एक दिन मॉस्को तक चली जाएगी, तो भारत उसमें मदद कर सकता है। हमारे पास उस तरह के इंजीनियर्स हैं, भारत में बेशुमार ऐसे इंजीनियर्स हैं, बीटेक कह लें, एमटेक देख लें, डिप्लोमा देख लें, जो कि सिविल इंजीनियर में, मैकेनिकल इंजीनियर में एक्सपर्ट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हैं। तो ईरान के जो भी रेलवे प्रोजेक्ट है, हम वहाँ जॉइन करना चाहते हैं। हाँ, अमेरिका को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन हम एक मजबूत देश हैं, हम अमेरिका को समझा देंगे। जी। सही है, और हम समझा देंगे, और हम समझाते रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो कुछ लहजा अलग अलग हो सकता है, और ये समझाना ही हुआ कि आप मना करते रहो, लेकिन हमारी जो पॉलिसी है, हमारा जो तरीका है, वो इख्तियार करेंगे।
ठीक है, जैसे आप बोलते हैं, मैं आपके लहजे में कैप्टन साहब कहूँ कि ठीक है प्रधानमंत्री नहीं गए, ठीक है हमारे विदेश मंत्री नहीं गए, लेकिन डेलीगेशन तो डेलीगेशन होता है। अगर एक गवर्नर गया है, एक मिनिस्टर गया है, तो क्या ये कम है? भई कोई भी चला जाए, हम कह रहे हैं एक परिंदे को भेज दिया जाए, लेकिन मुहर किसकी है उसपे? मुहर तो सरकार की है, भारत सरकार की। कहते हैं ना, मिसाल देते परिंदा पर नहीं मार सकता, तो क्यों ये कहते हैं? तो अगर परिंदा भी भेज दिया जाए, एक कबूतर उड़ा दिया जाता है मोदी जी के खत के साथ, तो वो भी कह दिया जाता है कि साहब वो परिंदा गया है लेटर ले शमूलियत। तो इसलिए ये एक सवाल हमारे जमील साहब ने किया है कि कैप्टन साहब क्या इजराइल भारत का डेलीगेशन वापस लौटने के बाद ईरान पर हमला कर सकता है? ये सवाल बार-बार उठ रहा है और मुश्तबा खामनाई साहब के सामने ना आने का सवाल भी हो रहा है। कैसे देखते हैं कैप्टन साहब, क्या वाक़ई हमला हो सकता है तेहरान में जब ये सारे प्रोग्राम खत्म हो जाएँगे और उसके बाद फिर इनको चूँकि इराक भी जाना है, इराक में करबला, नजफ और उधर कूफा, सामर्रा जिसको कहते हैं वहाँ, और इसके अलावा फिर क़ुम और मशहद जहाँ पे आखिरी रस्ूमात। तो क्या वाक़ई कोई हमला हो सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, डॉक्टर रिज़वी देखिए 9 तारीख को तो आयतुल्लाह अली ख़amenei को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। आखिरी रस्म पूरा होने के बाद वहाँ से दुनिया भर के जो वीवीआईपीज़ हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 100 से ज़्यादा देशों के आ चुके हैं। वो वापस जाते-जाते 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई हो जाएगी। इस दौरान मोसाद बहुत सूंघने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से इस भीड़ में उनको आइडिया हो जाए कि मुस्तफ़ा ख़amenei भी क्या आए? क्या वहाँ उन्होंने जो आखिरी होता है रस्में उनको निभाया और फिर चुपके से फिर सीक्रेट तरीके से चले गए। क्योंकि ये मोसाद इस मौके को बहुत गोल्डन अपॉर्च्युनिटी समझता है, जब वो सूँघ सकता है कि मुस्तफ़ा ख़amenei कहाँ है। मोसाद क्या कर रहा है कि दुनिया भर से जो 100 डेलीगेशन आए हुए हैं, हो सकता है इनमें से एक आध डेलीगेशन जो है मुस्तफ़ा ख़amenei से भी मिलने जाए। तो इज़राइल के मोसाद ने अपने एजेंट्स को सब डेलीगेशन के पीछे लगाया हुआ है, कि देखो ये फलाने देश का जो डेलीगेशन है ये कहाँ जा रहा है, कहाँ से वापस आ रहा है, फिर रात को कहाँ जा रहा है, कहाँ से वापस आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग मुस्तफ़ा ख़amenei से मिलने गए और फिर मुस्तफ़ा ख़amenei से हाथ मिलाकर सलाम दुआ करके वापस आए। पता करो मुस्तफ़ा ख़amenei से कहाँ मिले। तो अब एक चीज़ मैं जो बताना शायद अच्छा नहीं लगता, ईरान में काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो कि स्पेशली शाह ऑफ ईरान के नज़दीकी थे, वो या तो यूरोप भाग गए या अमेरिका भाग गए। जो पीछे छूट गए हैं, वो मोसाद के लिए जासूसी करते हैं। उनका जो वो लोग रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं किए। ये ऐसे लोग थे ईरान में जो कि ईरान की जो पुलिस थी सवाक के साथ इन्होंने काम किया और जब रिवॉल्यूशन के पहले 1979 के पहले इन्होंने दबाने की बहुत कोशिश की, सवाक के साथ मिलके काफ़ी ज़ुल्म-ओ-सितम ढाए। ये लोग ईरान के गलियों-कूचों में हैं, लेकिन ये मोसाद को खबर देते रहते हैं। मोसाद पता ल कर लेगी, एक दिन ऐसा आएगा मोसाद पता कर लेगी कि अ, कहाँ पर हैं मुस्तफ़ा ख़amenei। जैसे ही उनको पता लगेगा आधा घंटे के अंदर ही इज़राइल 8 या 16 फाइटर विमान को भेजकर 64 बॉम्ब गिरा देगा, बंकर बस्टिंग बॉम्ब गिरा देगा, चांस नहीं देगा। वो पूरा का पूरा कंपाउंड तबाह कर देते हैं। इन्होंने जो 28 फरवरी को किया था, 28 फरवरी को इनको जैसे ही पता लगा कि यहाँ पर आयतुल्लाह अली ख़amenei की मीटिंग चल रही है, उन्होंने उस कंपाउंड को देखा कि हाँ, लोग अंदर जा रहे हैं कंपाउंड के, लोग कंपाउंड से बाहर आ रहे हैं। इज़राइल की इंटेलिजेंस ने एसेस किया जल्दी से सैटेलाइट से कि उस कंपाउंड के अंदर 8 या 10 बिल्डिंगें हैं। एक-एक बिल्डिंग पर उन्होंने 4-4 बंकर बस्टिंग बॉम्ब डाले जो कि ज़मीन के अंदर 50 फुट, 100 फुट, 200 फुट गहराई में जाके फटे और बड़े वाले वॉरहेड इस्तेमाल किए।
500 किलो वाले, 1000 किलो वाले, बहुत बड़े वॉरहेड होते हैं। मैं खुद गिरा चुका हूँ ज़िंदगी में। इंडियन एयर फ़ोर्स के पास सबसे बड़ा जो वॉरहेड हम इस्तेमाल करते हैं, वो 500 किलो का होता है। हमारी एयर फ़ोर्स के पास तो 1000 किलो के वॉरहेड है भी नहीं। तो इज़राइल ने 1000 किलो वाले बंकर बस्टिंग बम एक-एक बिल्डिंग जो उस कंपाउंड के अंदर आप देखें, कोई 8 या 11 बिल्डिंग हैं, एक-एक बिल्डिंग में इज़राइल ने 4-4, 6-6 डाल दिए। तो 40, 50, 60 वो डाल देगा, जहाँ पे भी उनको शक होगा कि इस बिल्डिंग में या इसके अंडरग्राउंड में मुस्तफा खमेनी है। जी। ये सही है। और मैं आखिरी में एक बात ये कि दुनिया भर के लोग चाहते हैं कि आखिरी दीदार आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई साहब का किया जाए। लेकिन कैप्टन साहब, आप भी जानते हैं इस तरह के जब हमले होते हैं तो अभी तक चेहरा सामने नहीं आया है। क्या वजह हो सकती है? क्या डेड बॉडी इस लायक नहीं है या क्या है? क्योंकि बहुत बड़े अटैक होते हैं। ऐसे में आपने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे हों। क्या लग रहा है क्यों चेहरा, क्योंकि 2 चेहरे इस वक़्त दुनिया देखना चाहती है। एक जो इस दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई। दूसरे जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं, आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई, यानी उनका एक चलता-फिरता चेहरा और उनका एक शहीद चेहरा। लेकिन मुश्किल ये है कि इस वक़्त दोनों सामने नहीं हैं, एक तज़ब्ज़ुब वाली कैफ़ियत है। तो क्या कहेंगे दोनों के सिलसिले में? क्या आपको लग रहा है? क्योंकि ईरान ने बहरहाल उनकी अपनी हिकमत है और वरना ऐसा नहीं है कि वो सामने नहीं ला सकते या दिखा नहीं सकते। कोई ना कोई तो वजह, आप एज़ ए एक्सपर्ट किस तरह से देखते हैं? डॉक्टर रिज़वी, क्योंकि मैं खुद इस तरह के बॉम्ब्स गिरा चुका हूँ, इनकी डिवास्टेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। अ, अब बैठे हैं ड्राइंग रूम में, इस मेरा घर अगर ज़मीन के नीचे -3 -4 में होता यही वाला घर, तो एक बॉम्ब 500 किलो का जो है वो मेरे ड्राइंग रूम को, मेरे तीनों बेडरूम को उड़ा देगा। इतनी बुरी तरह से उड़ाएगा कि ये जो इतना फर्नीचर है, सोफ़ा सेट है, सबके परखच्चे उड़ जाते हैं और अंदर जो भी उम, ह्यूमन बीइंग होगा, अ, मुश्किल है एक साथ होना। सिर्फ़ डॉक्टर ही, शायद पुलिस वाले और डॉक्टर ही ऐसे होते हैं जो कि ऐसी हालात में हैंडल कर सकते हैं। आम पब्लिक को बहुत दिक्कत होगी। जहाँ तक मुस्तफ़ा खमानी की बात है, देखिए पश्चिम मीडिया तो बहुत तरह के रूमर्स फैला रहा है कि मुस्तफ़ा खमानी चोट लग गई है, शायद पैर में चोट लग गई है, कोई कह रहा है इनके फेस में वो हो गया है, कोई कह रहा है रशिया गए हैं प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए। कोई तो वेस्टर्न मीडिया के दबाव में आके कुछ अ, पर्शियन और अरब मुल्कों में भी, पर्शिया में नहीं लेकिन अरब मुल्कों में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि भई सिर्फ़ फ़ोटो वाले यानी कार्डबोर्ड के सुप्रीम लीडर हैं। लेकिन जो सीआईए है उसने या मोसाद ने अभी तक ऑफ़िशियली कोई दावा नहीं किया कि मुस्तफ़ा कमानी को चोट लगी है। ये जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं ये सब अनऑफ़िशियल, अनवेरिफाइड या शायद र्यूमर जो फैलाने वाली एजेंसीज़ हैं, उनके थ्रू आ रही है। अब वो सामने नहीं आएँगे, एक बार वो सामने 2 मिनट के लिए भी आ गए तो अगले जो ट्रैफ़िक का चौराहा होता है वहाँ से उनकी कॉनवॉय का पीछा शुरू हो जाएगा सैटेलाइट के द्वारा। जी। और ये सिक्योरिटी का मसला। बहुत-बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, आप हमसे लाइव इस वक़्त जुड़े और मैंने अचानक ही आपसे कहा, लेकिन आपकी मोहब्बत को सलाम। और आप जैसी शख्सियत वाक़ई बहुत फ़ख्र होता है कि आपसे गुफ्तगू करके। अल्लाह आपको इसी तरह सलामत रखे, सेहतमंद रखे, आपकी पूरी फ़ैमिली को इसी तरीके से हँसता हुआ रखे हमेशा और हमसे इसी तरह बात करते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।